हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपनी वही नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट है लॉज ऑफ मोशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कहीं भी एग्जाम के अंदर। जब आप एग्जाम देते हो तो उसके अंदर इसमें से जरूर क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आता है आपका। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हुए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कि न्यूटन ने क्या क्या लॉ दिए थे हमारे मोशन के। तो देखो, लॉज ऑफ मोशन को समझने से पहले इसके अंदर सबसे मेन टर्म आती है आपकी फोर्स। फोर्स फोर्स कि वैसे फोर्स होता क्या है। देखो, फोर्स हमारे पास क्या होता है, किसी चीज को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं। इन दोनों के अंदर हमें क्या लगाना होता है, फोर्स का हम यूज करते हैं। यानी अगर हम किसी चीज को पुश और पुल करना होता है तब भी हम क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, वरना। तो फोर्स की हम डेफिनेशन हम यहाँ से क्या दे सकते हैं भाई, इट इज द एफर्ट ऑफ पुश एंड पुल एक्टिविटी। यानी कि पुश और पुल एक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, एफर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, फोर्स बोल देते हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द एफर्ट इन पुश एंड पुल एक्टिविटी। पुश एंड पुल एक्टिविटी। तो देखो भाई, किसी चीज को जब हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, उसको एफर्ट करते हैं किसी चीज को पुश या पुल करने का, तो वो क्या होता है, फोर्स। अब जरूरी नहीं है कि जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो मूव ही करके जाए, हो सकता है वो मूव ना भी करे। ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई लाइट चीज होती है भाई, कोई लाइट सी हल्की सी कोई चीज होती है, अगर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा, वो या तो पुश हो जाएगी या पुल हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी जगह आपको एक हैवी चीज दे दी जाए, तो अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो हो सकता है वो अपनी जगह से ना भी ले, ना वो पुश हो ना वो पुल हो। तो सिर्फ हम क्या बोल सकते हैं, एक एफर्ट होता है बॉडी को पुश या पुल करने का, उसमें हम सक्सेस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते भाई। ठीक है। तो वो जो चीज होती है जो हम एफर्ट लगाते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, अपना फोर्स बोल देते हैं। और फोर्स आप डेली लाइफ के अंदर कोई भी काम करते हो, कोई भी काम है, छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा, सभी के अंदर आप क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो। मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड इस पे आपको पढ़ाता हूँ मार्कर की हेल्प से। तो अगर मैं मार्कर के ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो इसके ऊपर चलेगा नहीं। तो फोर्स हमारा डेली लाइफ के अंदर क्या होता है, यूज होता है, हर टाइम हम उसके अंदर इसका यूज करते हैं फोर्स का। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, एफर्ट होता है पुश और पुल करवाने का किसी भी ऑब्जेक्ट को भी। ठीक है। तो देखो, फोर्स को लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने सबसे पहले फोर्स के ऊपर डिस्कशन किया था कि फोर्स क्या चीज होती है, कैसे वो काम करता है। तो अगर हम पहले फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या था भाई, एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम क्या था, एरिस्टोटल फेलस। एरिस्टोटल हमारे पास क्या था, एक साइंटिस्ट था। उसने हमें यह बताया था कि किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए हमें क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है भाई। ठीक है। तो अगर एरिस्टोटल फालसे के अकॉर्डिंग हम फोर्स की डेफिनेशन देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एन एक्सटर्नल फोर्स is required टू मूव इन बॉडी। कि किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए में क्या पड़ती है भाई, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की में क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है भाई। ठीक है। लेकिन टू मूव ए बॉडी किसके अंदर भाई, इन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। टू मूव ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कब जाएगी, जब उसकी वेलोसिटी चेंज आपकी नहीं होगी टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा तो क्या होगा, इक्वली चेंज होगा वही वेलोसिटी में। तो लेकिन उसने तो ये डेफिनेशन दिया, देखिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत कब होती है, सिर्फ उसको यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए। लेकिन फिर उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा इसके ऊपर कि उसने एक बॉल को क्या किया भाई, फ्लोर के ऊपर रोटेट करवा दिया। तो वो बॉल क्या हुई, रोटेट करते हुए आगे चलेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बॉल क्या होगी आपकी, रुक जाती है। ठीक है। तो उसने तो सिर्फ क्या बताया था कि अगर हमने एक बार एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है, ये हमारा फोर्स है, यही फोर्स हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। जो हम किसी चीज को पुश या पुल करते हैं उसी को हम एक्सटर्नल फोर्स बोल देते हैं। ठीक है।
तो जब हम क्या करते हैं किसी बॉल को, अरिस्टोटल फाल्से के अकॉर्डिंग उसने क्या बताया था कि अगर हमने बॉडी के ऊपर एक बार फोर्स लगा दिया तो क्या रहेगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी और रुकेगी नहीं भाई, ठीक है। लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो क्या मिला भाई, उसने फ्लोर के ऊपर, बॉल के ऊपर क्या किया, फोर्स लगा दिया और वो बॉल क्या हुई, रोटेट करना स्टार्ट करने लगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बॉल क्या हो जाती है, रुक जाती है। जब बॉल रुकी तो क्यों रुकी भाई, तो ये अरिस्टोटल फाल्से ने जो डेफिनेशन दी थी ये क्या होगी, उसके अंदर डिफेक्ट आ गया भाई इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो फिर बाद में जब चीजों को एक्सपेरिमेंट किया, रीड किया गया, तो क्या मिला कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं वो किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए भी लगते हैं और किसी भी बॉडी को स्टॉप करने के लिए भी हम उसको लगा सकते हैं भाई, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है कि बॉडी को चलाने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स का यूज करें, उसको रोकने के लिए भी तो हम एक्सटर्नल फोर्स का यूज कर सकते हैं भाई। और यहाँ पर जो हमने बॉल को क्या करवाया था, मूव करवाया था फोर्स लगा के, तो उस बॉल को रोकने के लिए कौन सा फोर्स लगा भाई, तो देखो जमीन के ऊपर थे तो उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगाया आपका, और जो आपका एयर रेजिस्टेंस होता है, जब आप भागते हो तो हवा क्या करती है, आपको रोकने की कोशिश करती है अपोजिट डायरेक्शन से, तो वो क्या होता है आपका एयर रेजिस्टेंस उसको बोल देते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो हम फोर्स लगाएंगे उसी को हम एक्सटर्नल फोर्स बोल दें। आपका एयर रेजिस्टेंस, आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये भी सारे क्या होते हैं आपके एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं भाई, ठीक है। तो अरिस्टोटल फाल्से की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर क्या आ गया भाई, डिफेक्ट आ गया। फिर उसने ये बताया, फिर हमने देखा कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो चीजों को मूव करवाने के लिए भी लगता है और चीजों को रोकने के लिए भी हमारा लग जाता है भाई। तो एरिस्टोटल फाल्से के अकॉर्डिंग तो डेफिनेशन दे दी भाई। उसके बाद हमारे पास क्या आया, एक साइंटिस्ट आया गैलीलियो। अब गैलीलियो ने क्या बताया भाई फोर्स के बारे में, तो देखो अगर हम बात करते हैं तो गैलीलियो ने हमें क्या दिया था, ला दिया था गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। अब गैलीलियो ने किसका ला दिया भाई, इनर्शिया। तो देखो सबसे पहले हम इनर्शिया की बात करते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है भाई, इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी, it is defined as the incapability, it is defined as the incapability of a body due to which it cannot change, due to which it cannot change its state of rest or motion by itself। तो इनर्शिया की डेफिनेशन में क्या होता है भाई, इट इज डिफाइंड एज द इनकैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ। यानी ये एक बॉडी की इनकैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को या तो रेस्ट में होगी या फिर किसी में होगी, मोशन में होगी, अपने आप वो चेंज नहीं कर सकती भाई, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप फैन को ऑन करते हो गर्मियों के टाइम पे, तो जब तक आप उसको ऑन नहीं करोगे, उसके स्विच को आप ऑन नहीं करोगे, वो किस में रहेगा, रेस्ट में। ऐसा थोड़ी कि वो अपने आप चलने लग जाएगा, भाई गर्मी लग रही है आप सभी को, मैं चल पड़ता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो वो किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। लेकिन अगर आपने उसको ऑन कर रखा है और वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चल रहा है वो पंखा, तो वो चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक हम उसके ऊपर फोर्स ना लगाएंगे उसको रोकने के लिए। तो वो क्या होती है, उसकी इनकैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को और अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को अपने आप चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक वो रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के अंदर रहेगी भाई, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो अपनी रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट में रहेगी। अब जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, इसको लिखने से पहले कहीं पर रखा होगा, तो ये उसी जगह के ऊपर रखा रहेगा जब तक मैं इसको उठाने के लिए फोर्स ना लगाऊंगा।
तो ये क्या होगी, इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट यानी इनकैपेबिलिटी हो जाती है, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को अपने आप चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इनर्शिया होता है। अब गैलीलियो ने इसी लॉ ऑफ इनर्शिया को क्या किया, एक्सप्लेन किया था भाई। सबसे पहले उसने क्या किया था भाई कि उसने इंक्लाइंड प्लेन लिए थे और इंक्लाइंड प्लेन से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया था, उसने स्लाइड करवाया था भाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, फर्स्ट उसने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट, कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं भाई वो क्या करते हैं, एक्सेलरेट करेंगे भाई। ठीक है, फर्स्ट में मैं क्या करवा दिया, एक्सेलरेट करवा दिया, और सेकंड पॉइंट उसने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट मूविंग, कि हमारे जो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे भाई, मूव करेंगे, कब, अप टू ए इंक्लाइंड प्लेन, अप टू ए इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड। इसमें हम बोल सकते हैं डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं भाई, यहां पर डाउनवर्ड होगा तो क्या करेगा। ठीक है, तो अरिस्टोटल फाल्स में हमारे पास क्या होता है भाई, दो ये बताए थे, और थर्ड हमारे पास क्या दिया था भाई कि जब कोई पार्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर क्या करेगा, मूव कर रहा है भाई। ठीक है, तो वो क्या करता है भाई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग on a horizontal surface, on a horizontal frictionless surface with uniform velocity, it will move continue। इट विल मूव क्या करेगा भाई, कंटिन्यू क्या करते रहेगा, वो मूव करता रहेगा। तो देखो इन तीन पॉइंट को उसने किसके बारे में बताया था, तो सबसे पहले इसको समझो आप, इसकी थ्योरी को मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले उसने एग्जांपल दिया, ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट, यानी कोई एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, उससे अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेट, यानी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट मूविंग अप टू एन इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड, कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जाता है भाई तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और थर्ड उसने बताया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट विल मूव कंटिन्यू। अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, और वो सरफेस कैसे आपका फ्रिक्शनलेस है, उसके ऊपर मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू आपका मूव करता रहेगा, ना वो एक्सेलरेट करेगा और ना ही वो क्या करेगा, डी एक्सेलरेट होगा भाई। ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब होता है उसकी स्पीड कम हो जाना, एक्सेलरेट का मतलब होता है उसकी स्पीड का बढ़ जाना भाई। तो देखो इसको अगर एग्जांपल के हेल्प से देखा, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं। तो डायग्राम से आप क्या समझ, सबसे पहले हम लेते हैं भाई फ्रॉम मूव डाउनवर्ड फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन, कि वो क्या करेगा, डाउनवर्ड की तरफ क्या करता है, आपका मूव करेगा। तो इसको हम क्या करते हैं भाई, समझते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो देखो आपकी जो ये यूनिट है थर्ड, ये मोस्टली आपका एक पार्ट इसका क्या है, थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल में आपकी सारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो आपने थ्योरी को समझते हुए चलना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बताया भाई, एक इंक्लाइंड प्लेन उसने क्या ले लिया भाई, इस तरह से। हम इस तरह से कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन मान सकते हैं अपना। ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, उसने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया भाई। ठीक है, जब इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो डाउनवर्ड में मूव करेगा ये ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी भाई। ये आपने पता है, आपको ही पता है, डेली लाइफ के अंदर आप ये चीजें करते भी हो। तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
और सेकंड में उसने क्या बताया था भाई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आगे और फिर क्या करता है आपका अपवर्ड जाता है इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसमें ये बताया था, देखो ये जो सरफेस था, अगर इसी टाइप का सरफेस में यहाँ पर इस तरह से ले लेता हूँ आपका, दूसरे सेकंड पॉइंट को समझने से पहले आपका मैं ये करता हूँ, ये इंक्लाइन सरफेस ले लिया और ये ले लिया और यहाँ पर भी इंक्लाइन, तो देखो दोनों तरफ मैंने सेम इंक्लाइन सरफेस ले लिया भाई। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, तो वो क्या आएगा, और हम जो एक्सटर्नल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, उन सभी को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस केस में कोई भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसके अंदर एक्ट नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा वही ऑब्जेक्ट, और नीचे की तरफ आएगा तो क्या करेगा, मूव करेगा। तो जिस हाइट से नीचे आया है उसी हाइट तक ये क्या करेगा, सेम हाइट तक ऊपर जाएगा भाई, ठीक है। किसके साथ, कब जाएगा, जब इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में और इसको रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो देखो आप घर के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ये कोई भी आप इस टाइप का कोई भी एक बर्तन ले सकते हो या इंक्लाइन सरफेस बना सकते हो। जितनी ऊंचाई से आप चीज को छोड़ोगे वो दूसरे सरफेस के ऊपर उतनी ही हाइट के ऊपर जाएगी। ये किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था। लेकिन कब जाएगी वो, जब इसके अंदर आप कोई भी एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स उसको आप नेग्लेक्ट करोगे तब। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स और जो हमारे एयर रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो अगर हम उनको लेंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर जितनी हाइट है उससे कम हाइट के ऊपर यहाँ पर ये जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जैसे जब आपकी तीजों का फेस्टिवल आता है तो लड़कियां क्या करती हैं, झूला झूलती हैं, तो वो झूले को जब ऐसे धक्का लगाती हैं तो एक बार तो हाइट तक जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसने जितनी हाइट से छोड़ा है तो आगे जाएगी तो उससे कम हाइट होती जाएगी उसकी, और लास्ट में क्या होगा, वो ऐसे ऐसे लास्ट में क्या हो जाएगा भाई, आपका रुक जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से ड्रॉप करवाते हैं और उसके अंदर अगर एयर रेजिस्टेंस आपका लगेगा तो वो सेम हाइट तक नहीं जा पाएगा, उसकी हाइट क्या होगी, कम। लेकिन अगर आप एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको आप नहीं मानते हैं कि भाई हमारा ना तो कोई एयर रेजिस्टेंस लग रहा, ना कोई हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा, तब ये क्या करेगा, सेम हाइट तक वहां पर जाएगा भाई, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट इसका। जब हम फिर हम बात करते हैं भाई सेकंड पॉइंट की, कि जब हम इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर किसी चीज को भेजते हैं तो वो क्या करती है, डीएक्सेलरेट हो जाती है, यानी उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो देखो यहां से मैंने एक तो ये इंक्लाइंड सरफेस मान लिया भाई, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या मान लिया, ये इंक्लाइंड सरफेस मान लिया, ठीक है। तो दोनों को मैं सेम हाइट के ऊपर दिखा देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो भैया हमें। अब किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां से क्या करता हूँ भाई, ड्रॉप करवाता हूँ, नीचे की तरफ धकेलता हूँ उस ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या करेगा, नीचे तो आएगा, लेकिन जब ये यहां पर जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम, और ये कम हाइट तक क्या करेगा भाई, जाएगा। तो सेकंड पॉइंट के अंदर इसने यही बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के अपर डायरेक्शन में जाएगा तो वो क्या हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है, उसकी जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है भाई, ठीक है। और थर्ड पॉइंट के अंदर उसने क्या बताया कि थर्ड पॉइंट में उसने ये बताया कि अगर कोई पार्टिकल, मान लेते हैं वो पार्टिकल इस हॉरिजॉन्टल, ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस था, इससे नीचे आया भाई, यहां से इससे नीचे आएगा, तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लिया, इनफाइनाइट तक जा रहा है ये आपका। तो ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही क्या करेगा, मूव करेगा, ना तो इसकी स्पीड कम होगी और ना इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन कब, किस केस में, जब हम अपना एयर रेजिस्टेंस और जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनफाइनाइट तक आपका चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर लगेगा तो ये क्या करेगा, थोड़ी दूर चलने के बाद क्या हो जाएगा भाई, आपका रुक जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, जो भी फोर्स हमने पढ़ा था उसका क्या होता है भाई, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो चीजों को चलाने में ही फोर्स लगाया जाए, वो चीजों को क्या करता है, रोकने में भी क्या करता है, हमारी हेल्प करता भाई। तो दोनों तरह से जो हमारा फोर्स हो क्या करेगा, हमारे लिए यूजफुल है, चीजों को रोकने में भी और चीजों को चलाने में भी भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है भाई हमारे पास क्या, लीनियर मोमेंटम की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम देखते हैं हम कि लीनियर मोमेंटम होती क्या है, किस तरह से वो काम करेगी।
तो हम बात करते हुए लीनियर मोमेंटम की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ देखो भाई, लीनियर मोमेंटम हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम आपके पास क्या होती है, इसको हम किससे दिखा देते हैं भाई, लीनियर मोमेंटम को हम P से दिखा देते हैं लीनियर मोमेंटम। तो देखो लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी क्या होती है भाई, ये प्रोडक्ट होती है। तो लीनियर मोमेंटम को हम यहां से दिखा देते हैं मास इनटू में वेलोसिटी। अब ये हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी भाई। ठीक है, तो अब ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बता दी। अगर आप इसे क्या बताते हो, यूनिट बताते हो, तो यूनिट यहां से क्या होगी, अगर एसआई यूनिट की आप बात करते हो तो एसआई यूनिट के अंदर क्या होगी, मास को किलोग्राम में और वेलोसिटी अब आपके पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड में। तो आपकी यूनिट हो जाएगी भाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और अगर आप बात करते हो सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा भाई, ये ग्राम के अंदर, सेंटीमीटर, और टाइम आप क्या रहेगा भाई, सेकंड के अंदर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये दोनों क्या होती है, इसकी यूनिट होती हैं। तो लीनियर मोमेंटम अगर आप यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला दिखाते हो भाई, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा। तो देखो यहां से मास इनटू वेलोसिटी, मास का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है भाई, m1। बाकी दोनों चीज l होती है आपकी 0 होती है, वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, m0 होता है भाई, l1 होता है और t-1 होता है। तो यहां से जब इनको कंबाइन करोगे तो m1 l1 t-1, ये आपका क्या हो जाता है भाई, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है। तो प्लस वन में इस क्लास में आप क्या करते हो भाई, प्लस वन क्लास में आपको इसके फॉर्मूले, इनकी यूनिट, इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सारी चीजें लर्न करनी होती है अच्छे से, ताकि क्योंकि प्लस वन आपका क्या होता है भाई, बेस होता है। ठीक है, अगर आप प्लस वन क्लास में अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आगे जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो या उसका एग्जाम देते हो तो यही चीजें आपकी क्या होती है, बार बार रिपीट होती है, और इन्हीं चीजों के ऊपर सारे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होंगे, बेस्ड होंगे। तो ये लीनियर मोमेंटम थी वही हमारे पास, हमने क्या बता दिया इसका फॉर्मूला। अब देखो, अगर लीनियर मोमेंटम की हम क्या देखते हैं भाई, डायग्राम या ग्राफ देखते हैं, तो किस टाइप से इसके क्या जाएंगे, आपके ग्राफ आ जाएंगे लीनियर मोमेंटम के। तो ये आप साथ साथ में नोट कर लेने भाई आपने, ये जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो फॉर्मूला आपके पास क्या आया था, P इक्वल टू mv, ये आया था भाई। तो फर्स्ट केस में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा अगर P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, V के। कब, m मास को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं भाई। ठीक है, अगर मास हमने कांस्टेंट मान लिया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के। तो यहां से हम क्या करें भाई, जब इसका क्या दिखाते हैं, ग्राफ दिखाते हैं, तो यहां पर आपकी क्या होगी, वेलोसिटी, या आपकी क्या होगी, मोमेंटम। तो इन दोनों अगर आप क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपने एक बात ध्यान रखनी, जब दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, डिपेंड होगी, तो उनका जो ग्राफ आएगा बिल्कुल सेंटर से क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ आ जाएगा भाई। तो सेकंड में अब देखते हैं भाई, सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे कि अगर मैं क्या करता हूं, v को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो आपका जो p है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मास के। तो इन दोनों के बीच में जब हम क्या दिखाते हैं, ग्राफ दिखाते हैं, तो ये हमारी लीनियर मोमेंटम होगी और ये हमारा क्या होगा, मास होगा, ये हमारा सेंटर पॉइंट। तो ये भी क्या भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ भी क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा आपका। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है भाई कि अगर आपकी क्या हो जाती है, P को हम कांस्टेंट मान लेते, तो दो केस हमने यहाँ पर कर लिए। अब जो थर्ड केस आएगा वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा उसके अंदर आपने ध्यान देना है कि थर्ड केस में हम क्या करेंगे। थर्ड केस के अंदर हमने क्या मान लिया भाई, P को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, और P इक्वल टू क्या होता है, mv। जब हमारे पास P कांस्टेंट हो गया तो अगर मैं मास और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालता हूं तो दोनों क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे ना भाई। ठीक है, क्योंकि देखो यहां से अगर मास और वेलोसिटी दोनों में से किसी को भी मैं साइड में लेके आऊंगा तो दोनों के एक क्या जाएगा, P के डिवाइड में जाएगा, तो दोनों क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे।
तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो जब हम इनका ग्राफ दिखाते हैं यहां से, एक हमने दिखा दी वही मास और दूसरा हमने क्या दिखा दी, वेलोसिटी दिखा दी। तो इनका जो ग्राफ आएगा, अब यहाँ पर तो क्या रहा था, इनका इंक्लाइन ग्राफ आ रहा था आपका, लेकिन जब हम p को कांस्टेंट मान लेते तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस टाइप से इनका क्या है ग्राफ। इनवर्सली का मतलब होता है अगर एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी की वैल्यू कम थी तो मास कितना था, बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे हमने वेलोसिटी बढ़ाते चले गए मास की वैल्यू क्या होती गई, कम होती चली गई, और एक पॉइंट ऐसा आएगा मास हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई, ग्राफ आता है लीनियर मोमेंटम का इन अपनी ही क्वांटिटी के बीच में। अब देखो अगर हम क्या मान लेते कि दो बॉडी हमारे पास, उनका जो मास है वो क्या भाई अलग अलग मास है, और दोनों की अगर हम लीनियर मोमेंटम क्या मानते हैं, सेम मान लेते हैं। यानी कैसे, किस तरह से उसके बीच में हम रिलेशन दिखाएंगे, यानी कि m1 एंड m2 मास ऑफ टू बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज but their linear momentum is same। अगर इस केस ये केस आपको मिल जाता है तो आप इसमें क्या करोगे, दो बॉडी हमारे पास, दोनों का मास क्या है भाई अलग अलग है, लेकिन दोनों की लीनियर मोमेंटम कैसी है, सेम है। तो देखो अगर हम फर्स्ट बॉडी P1 की वैल्यू निकालते हैं भाई, फर्स्ट बॉडी की लीनियर मोमेंटम निकालेंगे तो m1 इंटू में भी वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम मान ली हमने। फिर दूसरी या फिर दोनों एक की वेलोसिटी क्या मान ली, v1 मान ली भाई, m1 m2 मास मान ली और v1 v2 हमने क्या मान ली, दोनों की वेलोसिटी मान ली भाई। ठीक है, तो और सेकंड की जो लीनियर मोमेंटम आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, m2 v2। अब दोनों की लीनियर मोमेंटम क्या बता रही थी भाई, सेम, सेम बता दी ना भाई दोनों की लीनियर मोमेंटम। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2, तो यहां से अगर मैं ये लिखूंगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, अगर मैं इनका रेशो निकालता हूं तो M1 बाई M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाई V1। तो यहां से देखो भाई क्या पता लग रहा है, M1 आपका अपवर्ड है, V1 आपका डाउनवर्ड है, M2 आपका डाउनवर्ड है, V2 आपका क्या अपवर्ड है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। यही कंक्लूजन यहां से निकल के आता भाई हमारा। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए आपको क्या एग्जांपल देता हूं, जैसे एक आपके पास बस है या फिर ट्रक मान लो, एक आपके पास ट्रक है और दूसरी आपके पास क्या है, कार है। कार के कंपैरिजन में ट्रक का जो मास है वो क्या है, ज्यादा है, और कार का मास क्या है, कम है भाई। ठीक है, और दोनों को मुझे सेम स्पीड के ऊपर क्या करवाना है, ट्रेवल करवाना है। तो ट्रक को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और कार को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जो मास है वो डिफरेंट है। ट्रक का मास ज्यादा है तो हैवी वेट को हमें चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और कार का मास क्या कम है तो लाइट वेट को चलाने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से देखो अगर मास ज्यादा है तो आपको वेलोसिटी भी क्या देनी होगी भाई, ज्यादा वेलोसिटी देनी होगी, तब वो क्या करेगा, सेम स्पीड के ऊपर पहुंच पाएगा। और अगर आपका मास कम है तो आपको वेलोसिटी क्या देनी पड़ेगी, थोड़ी सी। यानी अगर आप कार को पुश करते हो तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर आप उसी फोर्स से ट्रक को पुश करोगे तो ट्रक का क्या पता भाई चले या ना चले, लेकिन ट्रक को पुश करवाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स यानी ज्यादा वेलोसिटी उसको देनी पड़ेगी। तो मास और जो वेलोसिटी होती है वो दोनों क्या होती है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको आप चलाना चाहते हो तो आप उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने क्या लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और फिर दोनों को अगर सेम मोमेंटम तक आप पहुंचाना चाहते हो तो उसके मास के अकॉर्डिंग क्या देना पड़ेगा भाई, दोनों को वेलोसिटी देनी पड़ेगी। जिसका मास ज्यादा है उसको वेलोसिटी आप क्या दोगे भाई, ज्यादा वेलोसिटी दोगे, और जिसका मास कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है भाई, लीनियर मोमेंटम के बारे में कुछ हमारा एग्जांपल है कि मास और जो वेलोसिटी होती है वो दोनों क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाती है एक दूसरे के। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर हम क्या करें भाई, न्यूटन्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी चीजें जो आज आपने पढ़ी हैं ये भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा आपका क्या होती है भाई, बेसिक्स सी चीजें होती हैं फोर्स के बारे में। जब आप आगे जाओगे
आगे अगली जो यूनिट आएंगी आपकी उनके अंदर ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा काम करेंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग करवाने में हेल्प करेंगी। तो जो चीजें आज हमने की है इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो हमारे नए बच्चे जुड़ते हुए अपने यूट्यूब चैनल के साथ, वो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अपना सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी जो डेली नोटिफिकेशन आती है वीडियो की वो आपके पास रेगुलर टाइम के ऊपर पहुंचते रहे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं भाई। थैंक यू।